हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक। आज सीज़न 2 है। सीज़न 2 के पहले ही एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो एक सिर्फ नाम नहीं, वो एक फेनोमेनन है। जहाँ पे भी डिबेट होती है उनको बुला लिया जाता है, जहाँ पे भी कंट्रोवर्सी होती है उनका नाम खुद ब खुद चला जाता है। फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू बिग बॉस हाउस, फ्रॉम भाई शहजाद पुणेवाला टू बीजेपी, ये इंसान फ्लावर नहीं फायर है। लेट्स वेलकम तहसीन पुणेवाला। थैंक यू शशांक, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, फ्लावर नहीं फायर, लगता है सर वैसे आप थैंक यू, मुझे भी ये करना पड़ेगा। कर दो सर। आपने दो चीजें जरूर सुनी होगी, हाँ। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट। हाँ। इन दोनों के बीच में एक तीसरा टर्म आता है सेंट्रिस्ट, जिसमें से जो सेंट्रिस्ट वर्ड है आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा। तहसीन पुणेवाला जी अपने आप को सेंट्रिस्ट बताते हैं। बिल्कुल। सर, ये सेंट्रिस्ट क्या है और आप अपने आप को सेंट्रिस्ट क्यों कहते हो? दो शब्द का मैंने इन्वेंशन किया। एक है लूनी लेफ्ट, जो बिल्कुल वामपंथी सोच के, उनको मैं लूनी लेफ्ट कहता हूँ। और एक होता है राउडी राइट, जो बिल्कुल राइट पे एकदम वो राउडी हो। तो राउडी राइट और लूनी लेफ्ट, इन दोनों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन वो घोड़े का शू जैसा होता है, हॉर्स शू। मेरी एक थियोरी, एक हॉर्स शू थियोरी। राउडी राइट और लूनी लेफ्ट, जो हॉर्स शू में अंत होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होता है, लगता है बहुत दूर है। ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। और इन दोनों के बीच में अधिकतर भारतीय आते हैं सेंट्रिस्ट, मेरी तरह, आपकी तरह, आपके माँ बाप की तरह, यहाँ पे जो टीम है इनकी तरह। सेंट्रिस्ट क्या चाहता है? सेंट्रिस्ट चाहता है अपने और अपने परिजनों के लिए एक बेटर जिंदगी, अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए प्रगति। वो चाहता है उसकी ज़िंदगी आसान हो। वो चाहता है वो उसको अच्छे से अच्छा साइंस मिले, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी से अच्छे उसके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं हो, और वो चाहता है कि उसकी आस्था पर कोई चोट ना हो। ये दोनों चीज़ को बैलेंस करता है, ये होता है सेंट्रिस्ट। और मैं सेंट्रिस्ट हूँ, ना मैं इस साइड हूँ पूरा, ना मैं उस साइड हूँ पूरा। ना पूरी तरह कांग्रेस के साथ, ना पूरी तरह, पर मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ। वोट मैं कांग्रेस को वोट करते हो। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, मैंने देखा है मंच पे आके आप किसी भी, अगर पार्टी, कोई भी पार्टी अगर वो गलत करे तो आप बोलते हो। क्योंकि देश सबसे आगे होना चाहिए। हम सब यहाँ हैं क्योंकि भारत है, हम इस धरती के बच्चे हैं, ये हमारी माँ है, तो हम सबसे आगे देश होना चाहिए। देश के आगे कुछ नहीं, पीरियड। और जो देश के लिए सही है वो हमारे लिए सही है, जो देश के लिए गलत है वो हमारे लिए गलत है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फ्लावर हो या फायर हो, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। सर, ये पुणेवाला, जैसे कि आप तहसीन पुणेवाला हो, आपके भाई शहजाद पुणेवाला है, तो आपका कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? नहीं, पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो फिर कैसे ऐसा हुआ कि एक ही घर में दो इंसान दो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? वो ठीक है, देखो ये एक लोकतांत्रिक मुल्क है। हाँ। तो सबको ये अधिकार होता है कि वो जिस किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरा परिवार ज़्यादातर इत्तेफाक रखता है। ऑफकोर्स शहजाद है जो भाजपा में और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मैं मानता हूँ कि भारत के दो सबसे अच्छे प्रवक्ता है, एक है सुधांशु त्रिवेदी जी और एक शहजाद पुणेवाला। मानता हूँ तो ये तो मैं मानता हूँ। बट इसके अलावा सबका अधिकार है, जिस किसी भी आइडियोलॉजी पर वो चलना चाहते हैं। मैं भाजपा की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 2013 में आप बिग बॉस जो इस सदी का ही सबसे फेमस माना जाता है, सबसे बड़ा बिग बॉस 13 से बड़ा शो कुछ आया ही नहीं, ना आ सकता है ऐसे। आप लॉकअप का भी हिस्सा रह चुके हो और बिग बॉस 13 का भी, ठीक है। तो जब आप 13 में गए थे उस समय भी आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे या फिर उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही थे? नहीं, मैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट में नहीं था। मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, द हाईएस्ट एवर। और फिर उससे जो एग्जिट हुई है आपकी, वो वॉल्यूम क्या, किस तरीके का था? आपकी खुद की वजह से वो? देखो, मैं ये शोज के लिए, इस तरह के रियलिटी शोज के लिए नहीं बनाऊं। रियलिटी शोज तो मैं रोज करता हूँ, ये भी तो एक रियलिटी शो है। इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। करेक्ट। आपके पास तो कोई सवाल भी नहीं है हाँ, नहीं है। हमने कुछ डिस्कस किया? कुछ भी डिस्कस। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, कुछ नहीं। मेरी टीम ने पूछा, कुछ नहीं। आपने पूछा, कुछ भी बोलो, मैंने जो बोलना है बोलो, कोई कंडीशंस नहीं। यही एक खास बात है। इससे पहले हमने जितने भी लोगों का पॉडकास्ट किया है, पहले क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, उससे कट्स करवाए जाते हैं, फिल्टर किया जाता है। पर मैंने आपसे कुछ भी आपने कुछ भी मेरे से कट नहीं करवाया, मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, डिस्कस किया, क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि आप अनफिल्टर्ड इंसान हो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। बिल्कुल। तो रियलिटी शो में रोज करता हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे 9 बजे लाइव करता हूँ। बट बिग बॉस और लॉकअप जैसे शोज के साथ क्या होता है, या अन्य शोज के साथ, इसमें एक वॉयरिज्म फैक्टर आता है। ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, बट
ऐसी परिस्थिति बनाई जाती जिसके कारण आई बॉल्स मिले। तो जैसे कि हमारे शो में लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, खाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि आप खाने के लिए क्यों लड़ोगे। अब वो मैं कर नहीं सकता, मुझे वो समझ में नहीं आती बात। तो आई एम नॉट कट आउट टू डू दैट। और मुझे ये छिछोरापन, खाने के लिए लड़ना, कपड़ों के लिए लड़ना, किसी ने थोड़ा साबुन ज़्यादा ले लिया, एक चाय ज़्यादा पी ली, ये छिछोरापन मुझे नहीं समझ। बट वर यू हैप्पी आप बिग बॉस का हिस्सा थे? हाँ, 13 का वो भी। दे शुड बी हैप्पी कि मैं हिस्सा था। बट हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बने वहाँ पर। किससे आपके अच्छे? सिड से सबसे पहले, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही। पारस, मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा मैंने आपका। हाँ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। हमने, और पारस स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे, वो एस्ट्रोलॉजी काफ़ी जानता है, वो कुंडली काफ़ी पढ़ता है। हम लोग ने मेरी कुंडली भी पढ़ी, तो पारस के साथ अच्छा रिलेशनशिप था। रश्मि देवलीना के साथ मैं टच में हूँ। शेफाली के साथ था? शेफाली को मैं लास्ट मिला एकता कपूर के एक डिनर पर। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो लॉन्गर देयर, बट वो और उसके हस्बैंड को, एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ शी इज़ नो लॉन्गर देयर। फिट नो, शी वाज। हाँ, बट देखिए अंदरूनी क्या होता है, क्या होता है वो नहीं पता। बट शी वाज अ फिट गर्ल। हाँ, बट ये एक चिंता के विषय है कि हमारे देश में एक हार्ट अटैक का, एक कार्डियक अरेस्ट का एक पेंडेमिक चल रहा है हमारे देश में। तो ये जो एक चिंता का विषय तो है ही। और अभी कर्नाटक में कोई एक छोटा सा शहर है, उसमें भी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे 1 महीने के अंदर 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है विद कार्डियक अरेस्ट। देखिए, इसमें 3 या 4 चीज़ हमें देखना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि भारत जो है ये दुनिया के कार्डियक अरेस्ट का कैपिटल है। करीबन दुनिया भर में 40% कार्डियक अरेस्ट जो दुनिया भर में होते हैं वो भारत में होते हैं। इन 40% में से जो 40% कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो बिलो द एज ऑफ 45 यंगस्टर्स के अंदर होते हैं। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात और बहुत ज़रूरी ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में दो अलग अलग चीज़ है। हाँ, ये समझना। अब जो कार्डियक अरेस्ट की बात है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सडनली हो रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है भारत के अंदर जेनेटिक्स, दूसरा है पोल्यूशन, तीसरा है हमारा डाइट। जो अधिकतर भारतीयों का डाइट है उसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं है। अभी जितने भी जॉबलेस लोग हैं सोशल मीडिया पर, सब मुझे ट्रोल करना शुरू कर देगी। एक पॉडकास्टर लड़की ने वैसे ट्रोल करने की कोशिश की थी जब मैंने प्रखर के साथ पॉडकास्ट किया कि दिमाग तो है नहीं इन लोगों में। भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। आपने इस बारे में बात किया, वेज वर्सेस नॉन वेज, जहाँ पे मिड डे मील में वेज दिया जाता है, नॉन वेज नहीं दिया जाता। अंडों की बात कर रहे थे। बट और इस वक्त श्रावण चल रहा है, मैं वेज हूँ, बट मैं कह रहा हूँ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज और भारतीयों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत कम है। इसमें हो क्या गया है कि हम ये सारे जो ऑयल्स कंज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट, हमारे जो अधिकतर डाइट कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिव हो गया है, या हमारा जो अधिकतर डाइट थे ये रिफाइंड और ट्रांस फैट हो गया है, इससे हार्ट अटैक का पेंडेमिक बढ़ रहा है। आप कहीं पर भी देख लो, जो आपके इर्द गिर्द जो बाहर लोग काम भी करते हैं, आप देखो स्किनी बॉडीज होती है, उनका पेट बड़ा होता है। दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। एंड भारत उन चंद देशों में से जहाँ पर अधिकतर लोग अनहेल्दी है। तो इसके लिए प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर हेल्थ। जब तक हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम एक प्रोग्रेसिव नेशन और इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन नहीं बन सकते। क्योंकि इकोनॉमिकली पावरफुल बनने के लिए हमें लोगों को सेहत देना होगा, और सेहत इस वक्त भारतीयों की ठीक नहीं। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, आप आपके बाहर आपके वॉचमैन, आपके धोबी, जो लोग आपके काम करते हैं इर्द गिर्द, आपके बाकी काम करते हैं, घर के काम करते हैं, आपके गार्डन में काम करते हैं, आप उनकी बॉडीज़ देखिए, अधिकतर पतले हो गए और पेट बड़ा हो गया, बहुत फैट हो गए। हमारे मिडिल क्लास में भी एक प्रॉब्लम है, वो ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की, और अनफॉर्चुनेटली सरकार और विपक्ष दोनों ने भी इस रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा नहीं, और दोनों इस पे पॉलिटिक्स दोनों ने शुरू किया। रिपोर्ट ये कहता था कि बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि इंडिया इज अमंग्स द मोस्ट मैल नरिश्ड कंट्रीज, बट सरकार ये कह रही थी कि भारत में कोई भूखा नहीं है, हम सबको 5 किलो राशन दे रहे, मोदी जी सबको 5 किलो राशन दे रहे, और जो विपक्ष कह रहा था देखो भारत में सब भूखे हैं। सच्चाई इसके बीच में है। ये बात सही है, भारत में लोग भूखे नहीं हैं, बट ये बात सही है कि जितने भूखे नहीं उतने उनमें प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही? मिडिल क्लास लोगों में, फिट लोगों में भी। आप देखिए, जो लोग जिम में जा रहे हैं, डांस में जा रहे हैं, शादी में देखिए, आप वीडियोस देखिए, अचानक गिरते वे गुजर जा रहे। क्यों? बिकॉज हमारा जो डाइट हो गया है ये कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिव, और ये रिफाइंड ऑयल्स और ट्रांस फैट
फिल्ड डाइट हो गया। आप वही चीज़ें खा रहे हो जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, जिसके कारण खराब जेनेटिक्स और पोल्यूशन के कारण आपको इस तरह के हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। उसके चलते सरकार काम नहीं कर रही है। शुगर कंटेंट इतना हाई हो गया आपके सारे खानों के अंदर। तो अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी हो भारत में, आप एक पैसे वाले व्यक्ति भी हो, पर आपका डाइट ही कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिव डाइट है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल है, उसमें ट्रांस फैट है, यू विल बी अनफॉर्चुनेटली अनवेल। भारत में एक अजीब चीज़ है एक पॉपुलेशन के अंदर, जो है कि हम कार्डियक अरेस्ट तो हम सबसे ज़्यादा है, हम सबसे बड़ा डायबिटिक नेशन भी है दुनिया के अंदर, एंड एट द सेम टाइम हम मैलनरिश्ड भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरा सजेशन है प्रधानमंत्री प्रोटीन योजना, और किस तरह से हम भारतीयों को प्रोटीन दे सके। बिना प्रोटीन के आप हेल्दी नहीं रह सकते, ये साइंस है। इस साइंस को कोई भी नहीं बदल सकता। और प्लीज़, प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने दाल खा ली एक बोल के अंदर तो मेरे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट नहीं होता है। फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको प्रोटीन पाउडर लेना होगा, या तो आप एग्स लो, या तो सोया चंक्स। बट आप कितना लोगे, उसमें ज़्यादा नहीं लेते, उसमें एस्ट्रोजन होता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट, बाकी आपके आयन, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, तो इन चीज़ों को देखकर एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को नॉनवेज खाना चाहिए, वो आपकी आस्था का विषय है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट भारत का कंप्लीट होना चाहिए। बट बीइंग अ वीगन आप तब भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। देखिए, नॉट कंप्लीटली। अच्छा, ये है कि हम विराट कोहली को देखते हैं, हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो वीगन है और ऑब्वियसली वो टॉप लेवल पे खेलते हैं, बट विराट कोहली के पास एक पूरी टीम है अपने डाइट को देखने के लिए, और उसे उस तरह के प्रोटीन पाउडर्स देने के लिए जो वीगन प्रोटीन पाउडर्स है। मैं नहीं जानता हूँ कौन से प्रोटीन पाउडर्स लेता है, बट जो उसके प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, वो हर रोज हर मील उसका मॉनिटर होता है। ये एवरेज इंडियन के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डोंट कंपेयर इट टू। ये ठीक उसी तरह का एग्जाम्पल हो गया कि रोज अगर आप 1 घंटा क्रिकेट खेलोगे, थोड़ी विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बन जाओगे। रोज आप 1 घंटा टेनिस खेलोगे, आप थोड़ी रॉजर फेडरर या आप थोड़ी डोकोविच बन जाओगे। या रोज अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे, आप थोड़ी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाओगे। करेक्ट। या रोज आप अगर 1 घंटा MMA करोगे, आप थोड़ी खबीब या कोई और MMA रेसलर बन जाओगे या फाइटर बन जाओगे। ये नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह सिर्फ ये सोचना कि विराट कोहली वीगन है इसलिए मैं वीगन होकर मुझे वही मिलेगा, इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू आर मॉनिटरिंग योर सेल्फ कंप्लीटली। उसके पास टीम है, मैं नहीं कह रहा आपके पास टीम होना जरूरी है, बट हाँ ये होना जरूरी है कैलकुलेशन कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मॉनिटरिंग मेथड्स होनी जरूरी है कि प्रोटीन कितनी। सर लेकिन इस टॉपिक में मेरे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी गवर्नमेंट या पहले ही पास्ट में गवर्नमेंट जो भी रह चुकी है, वो न्यूट्रिशन के बारे में क्यों नहीं बात करती है? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है किसी को भी। आप देखिए ना, आप अब हम क्या दे रही है, जो बीजेपी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है हम 80% भारतीयों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, पर वो राशन क्या है? चावल और गेहूं, कार्बोहाइड्रेट्स। दैट इज द प्रॉब्लम। पेट भरना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ये एक ओल्ड मेथड है कि आपको 1700-1800 कैलोरी मिल गया तो आप भूखे नहीं। आपको 1700-1800 कैलोरी मिलने के बाद आप फिर भी मैलनरिश्ड हो सकते हो, भूखे नहीं हो गए, आप मैलनरिश्ड हो गए। जब तक आप लोगों को प्रोटीन नहीं दोगे, उसका सोल्यूशन निकालिए। करेक्ट। सर ये जो कार्डियक अरेस्ट का मामला है, अभी आफ्टर कोरोना देखने को ज़्यादा मिल रहा है। यस। उससे पहले भी हम यही खाना खाते आए, यही जलेबी, यही गुलाब जामुन, यही रबड़ी, यही जो भी चीज़ें पाम ऑयल में बना हुआ या सरसों तेल में बना हुआ, यही खाना खाते आए। लेकिन आफ्टर कोरोना ही ये केस क्यों देखने को मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि वैक्सीन एक रीज़न हो सकता है? मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट ये बात सही है कि कोविड के बाद इसके एटलीस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। इस पर कोई भी बात करने के पहले हमें डेटा चाहिए। डेटा के लिए किसी को उस पर रिसर्च करना चाहिए। हमारे वहाँ कोई रिसर्च हुआ नहीं। जब मैं ये बार बार मुद्दा उठा रहा हूँ, मुझे काउंटर करने के लिए ICMR ने एक ट्वीट निकाला और एक निकाला ट्वीट और एक रिपोर्ट निकाला कहते हुए कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बट ICMR खुद पार्टनर था भारत बायोटेक का, जो हैदराबाद वाली वैक्सीन थी। तो वो कैसे रिसर्च कर रहा है? ये रिसर्च जेन्युइन मेडिकल रिसर्चर्स को करनी चाहिए और ये पब्लिश होनी चाहिए जेन्युइन मेडिकल बुलेटिन्स में, जैसे कि लैंसेट हो वगैरह। और इसका जो रिसर्च है, ये इतना इसको स्टडी करने में जो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं एक रिसर्च के अंदर, ब्लाइंड रिसर्च, डबल ब्लाइंड रिसर्च,
जिस तरह के उस पर अन्य काम होते, वो सारी प्रोटोकॉल्स क्या ICMR ने फॉलो किया है कि नहीं, इसके हमें नहीं पता, और खुद वो इन्वॉल्व था एक वैक्सीन के साथ। दूसरा, ये डेटा पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं आया। ये बात सही है कि कनाडा के अंदर एक रिसर्च हुआ है, पब्लिक रिसर्च, खास करके उन लोगों को जिनको हार्ट डिजीज हुई है बिलो द एज ऑफ 45, और वहां पर पाया गया कि बिकॉज ऑफ वैक्सीन हार्ट के टिश्यूज में कुछ एरियाज में स्वेलिंग आया हुआ है, इन्फ्लेमेशन है। ये कनाडा की एक रिसर्च बताती है, वो पब्लिक रिसर्च है, पब्लिक डोमेन में है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिसर्च जो है ये भारत को भी अप्लाई करती है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। मैं पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। भारत सरकार वो डेटा नहीं ला रही, और ICMR कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन अ डेटा स्टडी जिसमें वो खुद पार्टनर था एक वैक्सीन बनाने में। It should be a ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जो एक रेप्यूटेड मेडिकल रिसर्च करने वाली फर्म करे, जो डबल ब्लाइंडेड या ट्रिपल ब्लाइंडेड हो, जिसका डेटा पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में हो, स्क्रूटनी के लिए हो, और ये जाए मेडिकल जर्नल्स में, मेडिकल बुलेटिन्स में, जो वर्ल्ड रिनाउड हो, और उसको चैलेंज करने के लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हो, तब जाकर वो डेटा पब्लिक हो। जैसे कनाडा वाला, भारत का ICMR का डेटा किसी ने नहीं देखा है। किस पर किया गया है रिसर्च, कहाँ किया गया है रिसर्च, किस प्रोसेस में किया गया, या डॉक्टर को पता था पेशेंट का रिसर्च हो रहा है, क्या पेशेंट को पता था? क्योंकि कुछ रिसर्च होते हैं डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, करेक्ट। डॉक्टर को पता है पेशेंट पे करे, पेशेंट को पता नहीं। पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को नहीं पता क्या हो रहा है। कुछ तीसरा है कि जो लैब है उसको भी नहीं पता, ट्रिपल ब्लाइंड। ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इस रिसर्च के। वो क्या है वो प्रोटोकॉल, हमें ना इस प्रोटोकॉल के बारे में कुछ पता ना कुछ। तो आई फील दैट शुड नॉट हैपन। बट हाँ, ये बात सही है कि कनाडा के अंदर ये स्वेलिंग और ये इन्फ्लेमेशन पाया गया था, कनाडा के अंदर। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ किया था? वहाँ की गवर्नमेंट अब भी इस रिसर्च पे और काम कर रही है। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सवाल यही है कि जो वैक्सीन्स है, इस पर जब हम रिसर्च करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट था भारतीयों के ऊपर, इसके बाद क्या हुआ, और अगर साइड इफेक्ट था और इसके कारण ये बड़े कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक्स, इसका प्रिवेंशन क्या हो या इसका क्योर क्या हो, तो तभी हम उस पर कोई सोल्यूशन ला पाएंगे। बिना कुछ अभी हम जानते ही नहीं प्रॉब्लम वो है या नहीं है। बट हाँ, ये बात सही है कि सरकार इस पर रिसर्च नहीं चाहती, और कोई भी रिसर्च इस पर नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि ICMR ने आते कहा कि ये वैक्सीन कारण नहीं है। सर, जैसे कि आप जैसे लोग पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन पाते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे हो गए, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे आ गए, या फिर डिफेंस मिनिस्टर। क्योंकि आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हो, आप रिवर्स एजिंग की बातें करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, आप सब कुछ ऐसी बातें करते हो जो आज हम जैसे युवा को पसंद आता है, और हम जैसे युवा कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके जैसे लोगों को क्यों नहीं फ्रंट पे लाया जाता है? नहीं, मुझे क्यों कोई लाएगा? क्यों सर? मैं कोई बड़े बाप का बेटा थोड़ी हूँ। अब आप जितने भी रीजनल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, यहाँ तक कि भाजपा में भी सारे अपने पिताजी के बच्चे ही जा रहे पॉलिटिक्स। अब मैं देख रहा था एक क्रिकेट लीग हो रहा था एक भाजपा के राज्य में, लखनऊ में? नहीं, दूसरे स्टेट में। अच्छा। लखनऊ नहीं था, दूसरे स्टेट में। वहाँ पे भी जितने भी क्रिकेट बोर्ड पे बच्चे आ गए, वो सब अपने डैडी के बच्चे आ गए। आप क्रिकेट बोर्ड भी देख लीजिए, मैं सिर्फ जय शाह और अमित शाह जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड देख लीजिए, ठीक है, अक्रॉस पार्टी लाइन, जितने भी स्टेट बोर्ड्स आप देख लीजिए, ठीक है, सारे उनके बच्चे जा रहे हैं। तो ये रोकना होगा, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं चाहेगी जो देश की बात रखे, जो लॉजिकल बात रखे, जो इकॉनमी की बात रखे, जो बिना डरे बात रखे। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि देश या तो धर्म में या तो कास्ट में बटाओ, या भाषा में तीसरा टर्म आ गया, भाषा में बटाओ। वो देश को बांटना चाहते हैं। और इनके जो बच्चे हैं जो अभी फ्यूचर लीडर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से आप बताओ किसका IQ है? आप ऑनेस्टली बताओ। मेरे को तो नहीं लगता सर। अब सारी रीजनल पार्टीज देख लो, ये सब वही है क्योंकि उनके माँ बाप या अंकल आंटी वो पार्टी के ओनर्स है, तो वो ओनर्स है तो ओनर्स के बच्चे बन गए। मेरी जो जगह होगी 2029 के बाद, मैं इस देश को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दूंगा। और मैं कौन होता आप कैसे दोगे? मैं कौन होता देने वाला? देश की जनता एक ऑल्टरनेटिव मानेगी। मैं एक माध्यम बनूंगा, और चाहे वो माध्यम कोई भी हो, बट एक ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑपोजिशन वॉइस जो ग्रेविटास से सही बात उठाए देश के लिए, वो अब निकलते शुरू आ रहा है। क्या मैं देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं, इसकी एक डिमांड है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी?
स्ट्रैटेजी पॉडकास्ट पे बता दिया तो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, फिर भी जैसे प्रशांत किशोर तो बताते हैं लाइव पॉडकास्ट में। देखो, प्रशांत किशोर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। करते हो? हाँ, करता हूँ। ठीक है। आसान नहीं पॉलिटिकल पार्टी बना, आप वो जीते या ना जीते, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी सर वो तो बनाई। राखी सावंत ने बना लिया था, जाज खान ने ही बना लिया था। हाँ, बट प्रशांत किशोर और राखी सावंत में एक अंतर है। शायद राखी सावंत जी, और मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कलाकार का रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो जो भी करे। ठीक है। वो अपने एंटरटेनमेंट और वो अपने पब्लिसिटी के लिए उसने कुछ किया। ठीक है। ठीक है, वो सीरियसली नहीं थी, वो गंभीर नहीं थी Correct. पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, वो अपने पब्लिसिटी को लेकर गंभीर थी, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं राखी सावंत को गलत नहीं करूँ, तो उसने पब्लिसिटी के लिए किया। प्रशांत किशोर इस चीज़ को लेकर गंभीर है कि वो पॉलिटिकल संगठन बना रहे हैं, वो कामयाब हो या ना हो एक दूसरा स्टेप है, उन्होंने एक पहला कदम दिया है और इसमें साधुवाद है। आपको नहीं लगता आप साधुवाद से क्या मतलब? आप उनको साधुवाद है। आप बोलो, आप बिहार से आते हो, हाँ हाँ, क्या बिहार को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलने की जरूरत है? जरूर मिले। आज 20 साल से माननीय नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, करीबन 20 साल हो गए, क्या प्रोग्रेस किया बिहार ने? पटना तो किया है, बाकी के डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया, लेकिन आज हाँ, भी हाँ, यार देखिए, एक शहर को थोड़ा सा ये कर दे, करेक्ट, ये कोई ये बात नहीं होती है। हाँ। फिर तो उस लॉजिक से सेंट्रल दिल्ली ने प्रोग्रेस किया तो फिर देश, हाँ, ये नहीं होता। जो बिहार को नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा जितना बाकी भारत बढ़ा है। ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आज भी बिहारियों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पूरे देश में वो नहीं मिल पा रही है, जबकि इस देश का बैकबोन बिहार है। बिहार है। और बिहार एक टाइम पे सबसे प्रगतिशील सूबों में से एक हुआ करता था। करेक्ट। आप देखिए कोविड के समय क्या हालत होगी बिहार की, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, फेज 1 फेज 2, जो हमारे भाई बहन को लौट कर आना पड़ा बिहार के अंदर अन्य राज्यों से, जो बिहार में जाते माइग्रेंट लेबरर्स काम करने के लिए, हजारों किलोमीटर चलना पड़ा। क्या किया? ना राज्य की सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने ट्रेन तक नहीं चलाई उनके लिए। सर ये बात वो जब मैं देखता था नजारा, बहुत दुखद था सर। वो जो मैं देखता था कि माँ बाप अपने बच्चों को उठाकर डर के मारे साइकिल से कुछ लोग चलते हजारों किलोमीटर। क्या इसलिए हम आज़ाद हुए कि हम अपने बिहार के भाई बहन को हम सुविधाएं नहीं दे सकते थे वापस जाने के लिए? सर बिहार पता है किस चीज़ में लैग कर रहा है? बिहार के लोग ही इस देश को कहीं ना कहीं, आप देख लो जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, जितने भी मजदूर है, या फिर जितने भी बड़े बड़े लेवल पे हैं, बिहारियों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। बिहार में अगर किसी एक चीज़ की ज़रूरत है तो अच्छे लीडर की। अगर कोई अच्छा लीडर मिल गया ना तो वहाँ की पब्लिक उस जगह को स्वर्ग बना देगी। बिहार को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, और 2 या 3 चीज़ करना ज़रूरी है बिहार को। सबसे पहली चीज़, ये जो शराबबंदी है उसको बंद करना चाहिए, फर्स्ट डे हटा देना चाहिए 100%। बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार और गुजरात में सबसे अधिक शराब बिकते हैं, वहाँ होम डिलीवरी हो जाती है। होम डिलीवरी होती है दोनों स्टेट्स, दोनों स्टेट्स। करेक्ट। शराबबंदी कभी नहीं थी, बट इलीगल अवैध शराब बिकेगा, उससे और आपकी लाइफ दूसरा, और रेवेन्यू से आप काम कर सकते। दूसरा, बिहार को एक चीज़ समझना होगा, वहाँ पे कारोबार फैक्ट्रीज आना थोड़ा मुश्किल है इमीडिएटली, क्योंकि बिहार में का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है। बिहार के अंदर आप सर्विस इंडस्ट्री ले आ सकते हैं, बिहार के अंदर आप अन्य दूसरे न्यू एज इंडस्ट्रीज ला सकते हैं। वहाँ का यंग पॉपुलेशन है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ के लोगों में क्षमता है। जो बिहार का भाई या बिहार की बहन दिल्ली आकर, महाराष्ट्र आकर, कर्नाटक आकर 15-15, 16-16, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं, वो क्या अपने राज्य में नहीं करेंगे? कर सकते हैं। वहाँ वो कल्चर डेवलप होना चाहिए। तो फैक्ट्रीज आएगी, बट वो फर्स्ट फेज में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी बिहार के अंदर। पहले आपको सर्विस इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्रीज़ को, जो न्यू एज इंडस्ट्रीज, उसको डेवलप करें, उससे इतने रोजगार मिलेगी, लोग बाहर जाना बंद हो गए। और उसके साथ एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी सर्विसेज। लोग कब रुकेंगे? आप जैसा यंग, गुड लुकिंग, पढ़ा लिखा लड़का कब रुकेगा बिहार के अंदर? जब आपको पता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, तो गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए एक कैफे है। मैं एक ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, संडे को आप लोग को स्पा में जाना है तो एक स्पा हो, आपको मूवी के लिए जाना है तो एक अच्छा मल्टीप्लेक्स हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड को रात को अकेले घर जाना है, कैब्स अवेलेबल हो, सेफ हो। उसके बाद आपके पेरेंट्स के हेल्थ केयर के लिए अच्छी हॉस्पिटल हो, तब आप शिफ्ट करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड। अग्री आपको अगर ये पॉडकास्ट दिल्ली में हम क्यों कर रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कर सकते हो। आप वही हो, ये भी अवेलेबल है बिहार में, भी आई जाओगे, ये भी है, मैं आ जाऊँ। सवाल है कि
अगर मैं बिहार आ रहा हूँ, हाँ, क्या मेरे लिए वो सुविधा है? करेक्ट। मैं ड्रिंक नहीं करता, बट मैं एग्जांपल, क्या मैं पॉडकास्ट के बाद मुझे रात को एक पार्टी करने का मन लाउंज कर में रहा है। जाना है, हाँ, बैठना है, एक ड्रिंक लेना है, हाँ। सरकार क्यों तय कर रही है? सही बात है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं आएगी तो बिहार प्रोग्रेस नहीं करेगा। मैं पटना आ गया या मैं कहीं आ गया 2 दिन के लिए, मैं कहीं मुझे जाना है, मुझे थोड़ा और, तो ये सबसे पहले सर्विस इंडस्ट्री बनाओ, फिर उसके बाद आएगी न्यू एज इंडस्ट्री, फिर ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद देखिए कि कोई देखेगा यार ये माइक्स की बहुत डिमांड है, तो हम माइक्स बिहार में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद ही आएगी। पर सर ये बात सिर्फ आप जैसे पॉलिटिशियन ही लोग करते हो। मैं आपकी ही पार्टी की बात करूं, या फिर आपकी पार्टी, या फिर बीजेपी, या फिर जिसकी भी बारे में बात करूं, बिहार में आज तक वो यही बात बोलते हैं कि कोई लेडीज़ है, कोई बुजुर्ग है, उसको थोड़े पैसे दे देंगे, ठीक है, वो कुछ अनाज दे देंगे, 5 किलो के बदला 10 किलो अनाज दे देंगे, इससे आप वोट बैंक की राजनीति। कभी भी इस बारे में कोई क्यों नहीं बात करता जिस बारे में आपने बात किया? आपकी ही पार्टी क्यों नहीं करती बात? इसीलिए 2029 में मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ये चेंज का माध्यम है। तो क्या आप अपना एक अलग दल बनाओगे? वो मुझे नहीं पता, बट देश में चेंज तो लाना है, मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब खत्म हो करना है। कल एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा कि हमारे जो मिशन, स्पेस मिशन से लौटे कल, तो एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा कि उसके अंदर हम किसी और कास्ट के लोग को भेज देते। करेक्ट। तो देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ सकता। कास्ट, भाषा, ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं खुद महाराष्ट्र से था, उदाहरण के तौर पे मैं मराठी बोलता हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, बट देश आगे बढ़ेगा विजन से, बांटने से नहीं, एक होने से। और एक होके हमें डिविजन्स तोड़ने हैं। इस पॉडकास्ट स्टूडियो में, क्योंकि आपके दर्शक नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं एक बाहर के, 7 और हम दोनों 9। हम में से किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का, धर्म का, लिंग का है। करेक्ट। किसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, खाने की प्रेफरेंस क्या है, किसकी रिलीजियस प्रेफरेंस क्या है, नास्तिक है या आस्तिक है। इस रूम में हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि भाई ये पॉडकास्ट ठीक हो रहा है। करेक्ट। यस या नहीं? करेक्ट। आपके व्यूअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे कोई गे हो, सीधा हो, नॉन वेज हो, वेज हो, कुछ भी, भगवान में मानता हो, अल्लाह में मानता हो, किसी में नहीं मानता हो, किसी को कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉडकास्ट के क्वालिटी से फर्क पड़ता है। करेक्ट। तो फिर जब यही है हमारा कंटेंट, हम उस पर बात क्यों कर रहे हैं? सही बात है। ये एक माइक्रो इंडिया देख लो, इसको एक माइक्रो इंडिया पकड़ो। मैं एक अन्य राज्य से आया, आप एक अन्य राज्य से, यहाँ पे कुछ अन्य लिंग के लोग हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से आता है। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। खत्म। अब आप देखो, हम देश की राजधानी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने ब्रेक लिया क्योंकि बिजली, लाइट चली गई। ये तीसरी बार लाइट जा रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्लो टूट रहा है। करेक्ट। क्या देश की राजधानी में इस तरह से बिजली जानी चाहिए? ये देश का मुद्दा है। ये बिजली ब्राह्मण के लिए भी जा रही है, दलित के लिए भी जा रही है, सबके लिए जा रही है। प्रोग्रेसिव एरिया पॉडकास्ट में भी जा रहा है, स्कूल में भी जा रहा है, अस्पताल में भी जा रहा है। तो ये देश के मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। तो सर 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, एआई का टाइम आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज भी हमारा देश भारत, मैं क्योंकि दूसरी कंट्रीज में नहीं देख रहा, हमारे देश में देख रहा हूँ, आज भी हम जातिवाद, भाषावाद, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे लड़ते हैं। और ऐसा लड़ते हैं कि हिंदू हिंदुओं का दुश्मन हो गया है, मुस्लिम मुस्लिमों का हो गया है, मुस्लिम हिंदुओं का हो गया है, हिंदू मुस्लिमों का हो गया, मराठी बिहारियों का हो गया है, मराठी कर्नाटक नॉर्थ इंडियन का हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत हो रहा है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये देश के मुद्दे है ही नहीं। देश का मुद्दा है कैसे हम यंगस्टर्स को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं, कैसे हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हैं। आपने 3-4 उदाहरण दिए, मैं उस पर बात करता हूँ। महाराष्ट्र को बनाने में बिहारियों का भी कंट्रीब्यूशन है। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठी मेरी मदर टंग है। मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी महाराष्ट्र में है वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करे, अडेप्ट करे। मैं ये भी चाहता हूँ कि वो एफर्ट करे मराठी सीखना, ये मैं भी चाहता हूँ। जैसे मैं जब उत्तर भारत में आया, मैंने एफर्ट किया हिंदी सीखना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी हिंदी में बहुत सारे मराठी के शब्द थे, मैं सीखा। बट ये नहीं हो सकता है कि आप किसी को मारो। सर इस बात पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नो डाउट हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हमें उनकी जो भी कल्चर है उनको सीखनी चाहिए, उनकी भाषा को सीखनी चाहिए। पर जो एक रिक्शे वाला इंसान है, वो सुबह 6 बजे रिक्शा उठाता है, रात को 12 बजे तक रिक्शा चलाता है, वो इस बीच में कब वो भाषा सीखने जाए, कहाँ से सीखे वो? और ये शोषण किस पे हो रहा है? गरीबों पे। वो गरीब जो दिन के 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करता है,
वो ना रिस्पेक्ट करता है। Exactly. मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, मराठी कल्चर की, मराठियों की, महाराष्ट्रियन की, बहुत कुछ दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं मराठी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जो मैं जिस भाषा को बोल सकता हूँ। इस एज में, इस उम्र में आके ऐसे काम इतनी बिजी शेड्यूल में नहीं सीख सकता इंसान, तो इससे रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही है। बस आपको ये समझना चाहिए कि उस इंसान की भी कुछ मजबूरी है, इसलिए वो नहीं सीख पा रहा है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो दो कजन्स की पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मार रहे, किसको मार रहे? गरीब को, कमजोर को। हाँ। ये जिन फिल्मी पार्टीज में जाते, वहाँ कौन सी भाषा में बात करते? और मराठी में बात करते। वो भी तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 20-20 साल तक महाराष्ट्र में रहते। जब माननीय उद्धव जी बीमार थे, वो गुजराती उद्योगपति के हॉस्पिटल में गए, मानी जी, हाँ। बीएमसी के अस्पताल। मैं किसी के हाँ, खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मैं किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज में। और जाना चाहिए, आपको भगवान ने दिया, आप अच्छे अस्पताल में। वहाँ पे आपने बोला सिर्फ मराठी में बात करो, और डॉक्टर से मराठी में आपसे बात किया था। आप बीएमसी वाले हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? जो बीएमसी को आपका परिवार 20-25 साल से चला रहा, आप उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? आपके बच्चे जाते बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल का नाम क्या है? बॉम्बे स्कॉटिश। वहाँ पे तीसरी भाषा 8वीं के बाद मराठी नहीं होती, आप विदेशी भाषा। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो फर्स्ट लैंग्वेज है। अच्छा, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है मेरे भाई। वहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, मराठी भी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज। बॉम्बे स्कॉटिश में इंग्लिश फर्स्ट। अच्छा। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और 8वीं के बाद आप मराठी ले सकते हो या आप कोई फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, आपने लिया होगा फॉरेन लैंग्वेज, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों बीएमसी वाले स्कूल में नहीं गए? करेक्ट। जो आपने बोला, मराठी सिखाने के लिए आपने क्या किया? गरीबों को मराठी कल्चर को और महाराष्ट्र के कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया, वो देखो। सिर्फ गरीब को पीटना, मिडिल क्लास को पीटना, जिनके पास ताकत नहीं है, वो गलत है। दैट इज नॉट। और उसकी वीडियो बनाना, वो आपकी ताकत है। वो कितना, जब एक पिता को आपने थप्पड़ मार दिया, जब अपनी फैमिली के पास जाता होगा, अपनी ये मेरी लाइन, अपने बच्चे के पास, मैं वही बता रहा हूँ। क्या वो जब आप वीडियोस बनाते हो, कितना ह्यूमिलिएशन होता होगा। आप वीडियो निकाल रहे हो कि आप किसी को पीट रहे हो, मार रहे हो, उस पर क्या गुजरते हो, उसके परिवार के लोग देखते हो, कितना ह्यूमिलिएशन होता होगा। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग ये पॉडकास्ट में ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि नहीं, एक सेकंड, जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? मैं बुराई कर रहा हूँ, आप मत जस्टिफाई करो। ठीक है, मारना किसी को बुरा है, गलत है। ये मत बोलो आप कि हम नहीं कर रहे। जस्टिफाई, कॉल आउट द बुलशिट। अगर आप किसी को पीटोगे वो गलत है। मराठी सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, पीटने का अधिकार नहीं है। कॉल इट आउट, गलत है। और बुरा है किसी को मारना। इसको आप बटर शुगर कोट मत करो। ठीक है, आप सिखाओ, हम सीखेंगे, पर अच्छे से सिखाओ, प्यार से सिखाओ, हम जरूर सीखेंगे। और मारो मत किसी, ये गलत है, और गलत है उसको बोलो गलत है। ठीक है, डोंट से कि नहीं हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं लेट देयर बी नो एम्बिग्विटी। ठीक है, मैं शिवसेना, यूबीटी और मनसे जो इस तरह के लोगों को पीट रहे, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ इस चीज पर। नो इफ नो बट। पर ये सर आपकी ही पार्टी के गठबंधन में, तो नुकसान होगा कांग्रेस को। क्या मुंह से लेकर, तो आपको कभी राहुल क्या मुंह लेकर जाएगी बिहार में? हाँ, बोलना चाहिए इनको, मत करे सब। और मैंने पहले से कहा था कि ये यूबीटी के साथ गठबंधन मत करो। एक तो यूबीटी का एक हुक्म का इक्का है, संजय राउत। हाँ, जब मुंह खोलते कांग्रेस का नुकसान होता है। तो वो तो तब से ही शुरू है। तो आपको कभी राहुल गांधी की तरफ से कॉल आता है कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? देखो, मैं बहुत फ्रैंक हूँ। हाँ, मैं तो ऑफिशियली तो पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का वोटर हूँ। ठीक है, बट राहुल जी को भी राहुल जी के लिए अगर मेरी सलाह है वो ये है कि कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत करो। इन लोगों के भरोसे कब तक कांग्रेस रहेगी? अब बिहार में ही देख लो, आप बिहार से आते हो, कितने सीट मिलेगी कांग्रेस को खुद पे लड़ी तो? इस बार अगर लड़ेगी तो, खुद पे लड़ी तो सर मेरे को लगता है 1-2 भी नहीं मिलेगी, 5-7 पकड़ ले। मैं अगर ग्राउंड रियलिटी की बात ग्राउंड रियलिटी, हाँ ठीक है जी, मानते हो? मानता हूँ। ठीक है, और लालू जी की पार्टी तय करेगी कांग्रेस को कितनी सीट मिले। करेक्ट। हाँ, वही लालू जी जिसने कांग्रेस को खत्म किया। करेक्ट। मैं कोई भी चीज गलत कह रहा हूँ? नहीं।
100% से 100%। कब तक आप इन पे डिपेंडेंट हो गए? मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं लालू जी का बहुत आदर करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत प्यार देते वो, तेजस्वी मेरा दोस्त है, बट मैं एक प्रैक्टिकल बात हमारी कर रहा हूँ। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती है बट मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं तो वोट कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ, तेजस्वी के लिए नहीं करता हूँ। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कांग्रेस को, और कांग्रेस का मजबूत होना देश के लिए जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। दो राष्ट्रीय बड़े एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत अच्छी बात है, और दो बड़े नेशनल होने पार्टीज चाहिए, हैं, भाजपा और कांग्रेस। करेक्ट। तो कांग्रेस का मजबूत, तो कांग्रेस मजबूत कब होगी? जब वो खुद पे खड़े होगी ना, वो बैसाखी पे नहीं खड़े सकते। और महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का जन्म हुआ है, तो अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस खत्म हो गई तो अब देखिए जो बड़े स्टेट है जहाँ से ज़्यादा लोकसभा सीट आ रही है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कांग्रेस का कुछ है नहीं, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, नहीं ज़्यादा सीट ज़्यादा, हाँ, और महाराष्ट्र अगर खत्म हो गई तो सीट्स कहाँ से आएगी? मध्य प्रदेश में तो स्ट्रांग ही कांग्रेस, दो ही है, बीजेपी कांग्रेस, तो लोकसभा ठीक है। बट मैं एक ओवरऑल कह रहा हूँ, अगर आप देखिए तो जो जहाँ से 4 बड़े राज्य से बड़े सीट्स आती है ओवरऑल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में अगर कांग्रेस में, इनमें से 3 में तो कांग्रेस को कुछ ही नहीं मिल रहा खुद पे। अब आगे महाराष्ट्र अगर वहाँ पे खत्म हो जाएगी तो सीट्स कहाँ से आएगी? करीबन इन 4 स्टेट्स में 80 पकड़ लो आप, उत्तर प्रदेश 40, बिहार 120, महाराष्ट्र 48, तो 170 माइनस टू 168, और वेस्ट बंगाल 42 है, तो 162 टू 164 40, तो 204 में से अगर कांग्रेस को कुछ नहीं आएगा तो कैसे होगा? 5। आई एग्री। तो ये तो करना ही होगा ना कांग्रेस को, तो 200 सीट तो यहीं पर है, राउंड फिगर में बात, तो ये 200 सीट तो यहीं पर आनी। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप इतने ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्कॉलर लग रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी लग रहे हो। कांग्रेस में आपके जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ही मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस में। बाकी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पे मेहनत करते हुए नजर आते हैं। नहीं, मैं तो माननीय प्रियंका जी और राहुल जी के बारे में तो वो तो बेचारे करते ही मेहनत, हाँ, बहुत पर बाकी लोग जो है ना वो क्या है, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कौन है क्या करते, मैं अपना जानता हूँ। मैं श्रम बहुत करता हूँ और मुझे यही करना है कि कांग्रेस को अब, या विपक्ष को, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देश के सामने रखना है, बस यही मेरा एम्बिशन, यही मेरा लक्ष्य है। और कोई मेरा ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है। 2029 में लगता है कुछ नया सा, देखो देश को ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है। आप बहुत सारे मुद्दे देश के अंदर, हार्ट अटैक के मुद्दे पे हमने टच किया, भाषा, कास्ट, मुझे बताओ आज हम, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हम क्वांटम कंप्यूटर पे कहाँ है? क्यों नहीं है? बताओ। चाइना लीड कर रहा है, अमेरिका लीड कर रहा है, पर इंडिया क्यों नहीं है? और अगर क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी आ चुके हैं आपके व्यूअर्स के लिए, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियल है, चाहे IBM का हो, गूगल का हो, अन्य क्वांटम कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट के क्वांटम कंप्यूटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें सिर्फ पर्सनल यूज, हाँ, उसमें सिर्फ क्यूबिट्स अब बढ़ाने हैं। वो जैसे जैसे क्यूबिट्स बढ़ते जाएंगे वो और मेन स्ट्रीम में आएंगे। आज से 10-12 साल में क्वांटम कंप्यूटर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। उसके बाद आप कहाँ होगे? अलग ही। आपकी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, आपके पास क्वांटम कंप्यूटर नहीं होगा। आपकी पूरी स्पेस इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी विदाउट क्वांटम कंप्यूटर। अगर ये देश ने क्वांटम कंप्यूटर को यूसेज में लाया इन चीज़ों में, आपके पास होगा ही क्या? आपका जो वेब 2.0 तो वैसे ही खत्म हो चुके हो जाएगा। आपका फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो जो आपके बेस्ट साइबर सिक्योरिटी, वो तो बिट्स पे काम करती है, 0-1। क्वांटम कंप्यूटर आ गया, वो कोड माइक्रो सेकेंड्स में तोड़ देगा। आप जब तक आपके पास नहीं होगा आप कैसे करोगे? तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? हम क्या बात करें क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने की? व्हाट इज आवर थिंग? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल्स में सिखा रहे हैं बच्चों को? अभी तक तो नहीं सिखा रहे। ये कंपलसरी करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो आने वाले टाइम का फ्यूचर है? 100%। क्रिप्टो बेस्ड फ्यूचर, स्टेबल कॉइन फ्यूचर ऑन अ ब्लॉकचेन विल बी द फ्यूचर, पीरियड। लोग स्टेबल कॉइन्स पे जाएगी और कॉन्ट्री टू द बिलीफ, क्रिप्टो इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ बिजनेस। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नेंस में AI का यूज होना शुरू हो जाएगा? ऑलरेडी हो चुका है और फ्यूचर AI होगा। बिना AI के और क्वांटम कंप्यूटर्स के, AI क्वांटम से आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज करोगे। आप दुनिया में हंगर मिटा दोगे, आप जो डिजीजेस है आप डिजीजेस के क्योर निकालोगे,
अल्जाइमर्स हो, डिमेंशिया हो, कैंसर हो, उसके क्योर आ जाएगा। प्लस न्याय व्यवस्था में भी सुधार आ सकती है। 1000% AI से न्याय व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। हम्म, आपको आपके जो इकॉनमी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस इकॉनमी के बाद आपके पास जो जॉब्स है वो बढ़ सकते हैं और उन जॉब्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया के बाहर। ठीक है। बट भारत को एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करना होगा कि AI को फिजिक्स और ह्यूमैनिटी सिखानी होगी, और वो सिर्फ भारत कर सकता है, और सिर्फ भारत नहीं, भारत कर सकता है, अब भारत उसमें लीड ले सकता है। इसके अलावा भारत एक चीज़ जिसमें लीड ले सकता है वो AI को बेस्ड लीगल सिस्टम्स को, जो AI लॉयर्स, AI जजेस होने AI चाहिए। फास्ट ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है ये। नॉट जस्ट AI लॉयर्स और जजेस, ये तो एक हो गया। हाँ। AI जस्टिस, फॉर Justice। एग्जांपल AI के माध्यम से क्राइम हो सकता है अमेरिका के अंदर या Correct। कनाडा के अंदर। Correct। अब वो क्राइम हुआ है कनाडा में, बट हुआ है क्राइम भारत में, हाँ। तो उसका कोई लीगल जुरिसडिक्शन नहीं। तो AI के माध्यम से कैसे हम उस क्राइम से बच सकते हैं, उस क्राइम में जस्टिस मिल सकता है, एक कॉमन नेटवर्क दुनिया भर में होना चाहिए। उसमें भारत लीड ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके दर्शकों को एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ। एक लड़की की कोई अश्लील वीडियो अमेरिका के अंदर बनाता है, भारत की लड़की है, तो लड़की अपने वीडियो तो निकाल दिया, बट जिसने बनाया उसको कैसे आप जस्टिस पे लाए, या किसी ने किसी का पैसे ले लिया, पैसे फिर पता चला कि बैंक अकाउंट कनाडा में है या अफ्रीका के किसी मुल्क में या चाइना में, तो कैसे वो पैसे रिकवर हो, कि क्राइम तो कनाडा में हुआ है, चाइना में हुआ है, हालांकि पैसे भारत से गए। सिंपल चीज़। तो यू विल नीड टू हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए एक कॉमन लॉ पूरी दुनिया भर में, तो भारत इन चीज़ों में लीड ले सकता है। हमें विश्व गुरु बनना, इन चीज़ों में हम बन सकते हैं। करेक्ट। और अभी आपने जो बात किया कि AI से बहुत सारे क्राइम्स बढ़ सकते हैं, अभी हाल ही में एक असम और में सॉल्व भी हो सकता है। असम में यही चीज़ हुआ है कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का किसी ने मॉफ करके एडल्ट साइट्स पे डाल दिया था, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि उस लड़की को सही समझ लिया गया था कि वो वहाँ चली गई थी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, वो एक एक्ट्रेस या कोई थी ना, और फिर वो कहा कि पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, करेक्ट। और इंस्टाग्राम पे किसी ने फिर कमेंट किया था, वही केस में मैं वही बता रहा हूँ, वो मैंने कल ही केस पढ़ा। तो इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी के भी मामले से लेकर या दो देशों के बीच के मामले को लेकर कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। भारत को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को समझते, इन चीज़ों पर बात करते देश को आगे ले जाए। अब हम देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ, कितना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया, हालांकि वो AI नहीं था, बहुत सारा प्रोपेगेंडा था। करेक्ट। तो जो फ्यूचर वॉरफेयर हो गए, एक तो होगा मिलिट्री, एक होगा साइबर, और एक होगा आपका प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उस पर इंडिया बहुत पीछे है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। पाकिस्तान के मुकाबले हम मिलिट्री स्ट्रेंथ में 20 साल आगे, बहुत आगे, साइबर में हम 20 साल आगे, लेकिन प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमसे 20 साल आगे। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और ये बात सिर्फ मैं आपसे नहीं सुन रहा हूँ, ये US की भी कुछ जर्नलिस्ट थे, वो बात करते आप डिबेट में कि इंडिया को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए पाकिस्तान में कितने, जब पहलगाम हुआ, पहलगाम की वजह थी आसिम मुनीर, उसका नफरती भाषण, फिर भी हर पाकिस्तानी ने उनका साथ दिया। और हम क्या कर रहे हैं? तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने लीडर को, अपने सेना पे। नहीं, सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, टू बी फेयर। सर, इस बार तो हुआ है कि हमारे कितने रफाल गिर गए, वो और राहुल गांधी जी ने भी बोला था सर कि वो क्वेश्चन जरूरी नहीं था कितने प्लेन गिरे, लेकिन उसके अंदर ये हुआ था। बट इसमें और एक चीज़ भी हुई थी कि जो CDC उन्होंने इंटरव्यू दिया था और एक फॉरेन न्यूज़ वायर को, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ की बात की, और फिर इसके बाद एक प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमारे एक डिफेंस अटैची ने बात की इंडोनेशिया के अंदर। तो वो बात निकालने की ज़रूरत नहीं। देखिए, इसमें ये है कि जो हमारे CDS है, जब उन्होंने बात की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और डिफेंस अटैची ने बात की, इन दोनों चीज़ के अंदर वो तो मिलिट्री के लोग थे, ये बात आगे रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब भी उन्होंने रखा। और सरकार भी इंफॉर्मेशन ठीक से दे नहीं पाई। एक ही सवाल पे मैं पाकिस्तान के हर उनको स्टम्प कर देता था। मैंने कहा, मान लिया आपने 4 रफाल गिराया, 5 रफाल गिराया, मान लेते 1 मिनट, पहले दिन पे आपने गिराया, तो बाकी दिन क्यों नहीं गिराया? अगर आप पहले दिन मार सकते थे तो बाकी दिन क्यों नहीं मारा? सही बात। जबकि सबसे ज़्यादा मिसाइल्स तो 8, 9, 10 के बाद हमने एस्केलेट किया, जब पाकिस्तान ने एस्केलेट करने की कोशिश की। और खुद शहबाज शरीफ ने ये बात मानी है कि जो ब्रह्मोस उनको लगे
वो एयर टू सरफेस थे, सरफेस टू एयर, मतलब हमारे प्लेन से लड़ गए। वो खुद उन्होंने ये बात मांगी, सरफेस टू सरफेस नहीं थे, हमने हवा से मारा उनको ब्रह्मोस से, ये तो खुद माने। 10 तारीख के दिन वो हमें मारने वाले थे, फजर की नमाज के पहले। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमने ठोक डाला उनको। नूर खा पे हमने सारे नूर खाए, ये तो सब माना उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा ब्रह्मोस ने मारा। ब्रह्मोस सिर्फ सुकोई पे लगता है, रफाइल पे लगता नहीं है। ऑब्वियसली सुकोई ने क्रॉस नहीं किया पाकिस्तानी टेरिटरी, हमने यहाँ से डीप इनटू पाकिस्तान मारा। आपने क्यों नहीं गिरा हमारे प्लेन्स को? अगर आप गिरा सकते थे तब क्यों नहीं गिरा? तब क्यों नहीं गिरा? हम तो एट विल आपको मार रहे थे। हम तो आपके अंदर घुस के आपको मार रहे। हमने अंदर नहीं घुसा, हमने अपने एलओसी को क्रॉस नहीं किया, बट हम एट विल मार रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल तो अंदर ही जाके तो ब्रह्मोस हमारा, तो आपने हमारे प्लेन्स को क्यों नहीं गिराया? और देखिए एक चीज़ और भी समझनी होगी, जब तक हमारे कोई भी एयरफोर्स का व्यक्ति शहीद नहीं हुआ, जो अच्छी बात है, हमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर कोई मशीन गिर भी जाता है उसे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा खरीद लेते हैं। हमारे कोई भी कैजुअलिटीज नहीं है, विच इज़ परफेक्ट। तो आप मानते हो कि सर मोदी जी की ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी? मोदी जी ने विदेश नीति पे या फिर डिफेंस के लिए, इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है? हाँ, कुछ हद तक। इसको फिर से हाइफिनेट करना होगा। एक तो क्या सिंधु जैसा ऑपरेशन ज़रूरी था? मैं ये मानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि भारत दुनिया पे एहसान कर रहा है इन लोगों को 72 हुरों के पास भेजकर, इन कॉकरोचों को। और वो मसूद अजहर ने जो दुआ मांगी थी जब हमारा ब्रह्मोस उसके घर पे लगा 7 तारीख की रात को, 6 तारीख की रात को, 7 की सुबह, और उसके कुछ परिवार के लोग गुजर गए, तो उसने ये दुआ की थी कि अल्लाह उनके बदले इसको उठा लेते। तो मैं तो रोज़ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे, मसूद अजहर को उठा ले और 72 हुरों का मज़ा अल्लाह इनको भी दे। क्योंकि आपको ये समझना होगा, पाकिस्तान को मार के हम मानवता को बचा रहे इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों। हाँ, ठीक है। डैनियल पर्ल का कातिल कहाँ पे पाया गया? जो बर्लिन बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था वो कहाँ था? लंदन बॉम्ब ब्लास्ट, पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान। अगर भारत इनको ख़त्म नहीं करेगा, ये कल यूरोप और अमेरिका को अटैक करेगा। अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक। नहीं पड़ता है। 11 लोगों ने, ओसामा बिन लादेन के चलते 11 लोगों ने अमेरिका को घुटनों पे लाया था। 9-11, ज़्यादा दूर नहीं, 24 साल पहले की बात है। फिर भी वो नहीं, इसलिए अब यहाँ पर भारत को, दुनिया को बताना पड़ेगा कि इनको मारते हम मानवता पे एहसान कर रहे हैं। करेक्ट। ये लोग मानव कहलाने के लायक ही नहीं है, तो इनको मारना हमारा कर्तव्य है। मैंने ये देखा है कि और दे नो इफ नो बट, इनके साथ कोई भी बातचीत, इनके प्रति कोई सिंपैथी, रहम इनके प्रति नहीं होनी चाहिए। हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, भारत का कर्तव्य है उनको 72 हुरों के पास भेजे। इन्होंने भारतीयों को मारा है। करेक्ट। और इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और मेरी डिसअपॉइंटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ये है, हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ किया या पॉज किया जब पाकिस्तान ने भीख मांगा, सीज फायर टेम्पररी, जब उन्होंने भीख मांगा। ये प्रधानमंत्री जी का फैसला है और पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला, और मैं उसको मानता हूँ, उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन कम से कम दाऊद इब्राहिम तो मांग लेते, कम से कम। मैं मानता हूँ कि हाफिज सईद और मसूद अजहर ये पाकिस्तानी नागरिक हैं और देना मुश्किल होगा पाकिस्तान के। मैं एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहता हूँ, ठीक है। दाऊद तो भारतीय, उसके सारे अपराध भारत के ऊपर, उसको तो मान लेते, सबको पता है कहाँ रहता हूँ, उसको तो लाते, उतना तो मान लेते। पीओके भी ले आते। नहीं, देखो प्रैक्टिकल बात करो, नहीं आ सकता था क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि इस बार आ जाएगा पीओके। प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि सरकार ने, उनकी जो सरकार में जो प्रोपेगेंडा में लोग लगे हुए थे, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा पे चले गए। हमने कराची ले लिया, हमने लाहौर ले लिया, हमने ये ले लिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। वो प्रोपेगेंडा को पुल बैक करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि हर एक वॉर का, व्हेन आई विजुअलाइज कि जब मैं देश चलाऊंगा तो कैसे होगा, तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव अब तक लोगों के सामने क्लियर नहीं हो पाए सरकार ने। क्या ऑब्जेक्टिव था? पीओके लेना? क्या ऑब्जेक्टिव था बलूचिस्तान को अलग करना? क्या ऑब्जेक्टिव था सिर्फ टेरर कैंप्स को मारना? क्या टेरर कैंप्स को मारते ही गारंटी कि अब टेरर अटैक नहीं होंगे पाकिस्तान? तो ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर नहीं किया अपनी जनता को, और वो इसलिए सरकार के लिए ख़राब हो गया क्योंकि उनके जो इर्द गिर्द लोग थे, जो सरकार से प्रश्न नहीं पूछते, सरकार के चीयर लीडर्स हैं, वो इस पर चले गए कि हम कराची ले रहे हैं, हम कराची पोर्ट पर अटैक करें, हम लाहौर को। अरे गधे, कराची पोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल शिप्स होती है, कैसे करेगा? भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। करेक्ट। वो करेगा ही नहीं कर सकता। भारत थोड़ी दूसरे देशों को हार्म करेगा। जबकि भारत मात्र
और ये हमें इतना गर्व होना चाहिए हमारी सरकार पे भी और हमारी एयरफोर्स पे भी, क्योंकि अधिकतर ये एयरफोर्स ऑपरेशन था। हमने सिर्फ पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को मारा और टेररिस्ट को, हमने सिविलियन एरियाज पे नहीं मारा, जबकि पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे सिविलियन एरियाज पे मारने। उन्होंने उनका मिसाइल हमारे गोल्डन टेम्पल पे चलाया, माँ वैष्णो देवी के मंदिर पे। अरे ये खालिस्तानी चुचुंदरे कहाँ थे सर? मैं अपने बिल में छुपे हुए थे, वो पन्नू बिन्नू। और गोल्डन टेम्पल सर सिखों का सबसे खासकर हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। फिर खालिस्तानी कहाँ थे? पाकिस्तान का अपोज क्यों नहीं कर रहे थे? पन्नू ने जो रोल निभाया पाकिस्तान और आईएसआई की मदद करने के लिए, वो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे थे, अचानक रात को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि भारत गोल्डन टेम्पल पे खुद मिसाइल चलाएगा। ये उन्होंने झूठ फैलाने की बात की और तब पन्नू अपने बिल से बाहर आके ये बात की। और फिर पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़े और हमारे डिफेंस फोर्सेस हमने इंटरसेप्ट कर दिया। हमारी जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको इंटरसेप्ट कर दिया। और एक्चुअली पाकिस्तान ने चलाया था और कभी भी भारत ऐसा करेगा नहीं। और वो हमने इसको फिर दुनिया के सामने रखा। बट पाकिस्तान का एम था गोल्डन टेम्पल में मिसाइल चलाना, माँ वैष्णो देवी के मंदिर पे चलाना, और पन्नू जैसे लोग उसकी मदद कर रहे थे। इन लोगों को, इन जहरीले सांपों को, एक्चुअली सांप कहना भी गलत है, सांप भी अच्छे जानवर होते हैं, उनमें भी अच्छी खूबी होती है। इन जहरीले दानवों को मारना भारत का कर्तव्य है। आपने फियरलेस कैसे हो? डर नहीं लगता इन लोगों से? बहुत ज्यादा फियरलेस। वो बिल में छुपा था पन्नू, मतलब आप किसी से डरते ही नहीं हो? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्यों? क्या करेंगे? जिंदगी लेंगे ना, इससे ज्यादा क्या करेंगे? इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? इनसे थोड़ी डरूंगा मैं। मुझे देश चलाना है, इनसे थोड़ी डरना है। सर आप स्पिरिचुअल हो, मैंने देखा आप धागे बांध रखे हो। ये महाकाल। महाकाल का है? ये महाकाल, ये भैरव जी। अच्छा, महाकालेश्वर उज्जैन। कैसा था फीलिंग सर जब आप ये नलखेड़ा? कैसा था फीलिंग सर जब आप महाकाल? मैं भी होके आया, अलग ही फीलिंग होती है सर, डिवाइन फीलिंग, इंसान बदल जाता है उसके बाद। मैं तंत्र करता हूँ और तांत्रिक मेडिटेशन आप कहीं पे जिक्र कर रहे थे, वो करते हो आप? हाँ, और उसके चलते मैं एक रास्ते पे निकल गया हूँ और वो रास्ता मेरे लिए बनते जाता है। देखिए, बहुत मिसकंसेप्शन होता है तंत्र को लेकर के, कोई जादू है, ये एक साइंस है। और ये एक साइंस के अंदर आप उन चीज़ों को देख सकते हो, कर सकते हो, जिसके कारण आपको इस दुनिया में, 4 डायमेंशनल दुनिया में थोड़ा सा 4 डायमेंशनल दुनिया में, जो हम जिस दुनिया में हमारी 3 डायमेंशनल, हमारी 4 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन बोल रहे हो? 4 डायमेंशंस, राइट। 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड 4 ऑफ टाइम। क्योंकि अगर मुझे आपके पॉडकास्ट में आना है तो वन ऑफ द 3 डायमेंशन और टाइम अनदर डायमेंशन। हाँ, बिना टाइम के मैं कैसे होगा? करेक्ट। तो हम 4 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। बट द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम कैन बी बेंट। बट ये यहाँ का जो फिजिक्स है वो हायर डायमेंशन में अप्लाई नहीं होता। तंत्र जो है आपको उस डायमेंशन से आपको इंट्रोड्यूस कराता है, आपको उस डायमेंशन का हिस्सा बनाता है। However, like the fabric of space and time can be bent, ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि आप तंत्र करते हो यहाँ पर 4 डायमेंशनल दुनिया के आप रूल्स तोड़ सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ हद तक पॉसिबल है कि आप स्पेस और टाइम को बेंड करो, कुछ हद तक पॉसिबल है कि आप स्पेस एंड टाइम। No, I can't. I'm if you are practicing tantra, मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, क्योंकि फिर आप space and the fabric of space and time can be bent with or without. That is not the issue. Anyways, time is not constant. अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे जाते हो तो आप वैसे ही आप स्पीड ऑफ लाइट से जाते हो, और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से किसी और गैलेक्सी के पास जाते हो, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे एक बिल्कुल पास की गैलेक्सी मिल्की वे के पास की गई, तो आपको यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुँचने में चंद घंटे लगेंगे। बट यहाँ पर दुनिया में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स खत्म हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इफ यू गो एट द स्पीड ऑफ लाइट, टाइम विल ट्रैवल डिफरेंटली फॉर टाइम डायलेशन जिसको कहते हैं। टाइम स्लो हो जाता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट पे जाते हो। और अगर मैं और आप हो, आप इस दुनिया में और मैं स्पीड ऑफ लाइट से एंड्रोमेडा जाते हो, मैं जाकर आ जाऊंगा, उसको कुछ घंटे या कुछ दिन लगेंगे, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स खत्म हो जाएंगे। तो दैट इज एनीवेज फिजिक्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन तंत्र the laws that apply in our dimension, ये हमारे 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में, हायर डायमेंशन पे वो शायद अप्लाई नहीं करते, वो अलग होते। उसमें से कुछ पहलू आप यहाँ ला सकते हो, बट कंप्लीटली आप वो चीज़ को यहाँ पर नहीं ला सकते किसी भी कारण।
बिकॉज लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई करेगी। अब- मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, एक सेकंड मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम एक क्वांटम वर्ल्ड में रहते हैं, तंत्र इज नथिंग बट क्वांटम, ठीक है, हमें क्वांटम वर्ल्ड में रहते हैं। हम रहते हैं या फिर तंत्र रहता है? हम, ओके, ये अर्थ क्वांटम वर्ल्ड है। एवरीथिंग इज क्वांटम, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है। हम्म, श्रोडिंगर्स एक्सपेरिमेंट, द कैट इज डेड और अलाइव, हम्म, एक एक्सपेरिमेंट था बहुत फेमस फिजिसिस्ट का, उसकी बिल्ली को, थॉट एक्सपेरिमेंट था, मान लो उसकी बिल्ली एक बॉक्स के अंदर है हम्म, और बॉक्स बंद है, हम्म, और बॉक्स के अंदर एक बटन है, अगर वो बिल्ली बटन को दबाती है तो गैस, पॉइजनस गैस निकलता है जिससे वो मर सकती है। अब बॉक्स बंद है, बिल्ली बॉक्स के अंदर है, आप बॉक्स के बाहर हो, आपकी बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है, दोनों सेम टाइम पे पॉसिबल है। जब तक आप वो बॉक्स खोल के देखते नहीं हो बिल्ली जिंदा है या मर। दैट इज द बेसिस ऑफ क्वांटम। पहला हमें समझना होगा क्वांटम है क्या। द बेसिस ऑफ क्वांटम इज द कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम। बिल्ली जिंदा और मरी हुई एक ही वक्त पर है। जब तक आप उस बॉक्स को खोल के देखते नहीं हो कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है, और एक इक्वेशन टूट जाता है, दूसरा इक्वेशन रहता है 1। सो फॉर दैट 1 टू रीच, फॉर यू टू रीच दैट इक्वेशन ऑफ 1, कि बिल्ली ने वो बटन दबाया, गैस आ गया, वो मर गई, अब बॉक्स खोलते देखोगे तभी। बॉक्स नहीं खोलोगे तो बिल्ली जिंदा भी है और मर एट द सेम टाइम, बोथ इज करेक्ट। ठीक उसी तरह हर चीज में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट। करेक्ट। ये पॉडकास्ट में कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंचा इस पॉडकास्ट में, और वो नहीं करने वाली पॉसिबिलिटी टूट गई। ये पॉडकास्ट रिलीज भी हो सकता है, नहीं हो सकता, जब तक वो रिलीज हो या ना हो। सो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज for every action. There are multiple possibilities. Now therefore there exist multiple universes and multiple calculations. However what cannot happen is the laws of physics cannot be bent. यानी कि मैं ये पॉडकास्ट फिजिकली तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं जीके से नोएडा नहीं आया। करेक्ट। वो लॉ ऑफ फिजिक्स को मैं नहीं तोड़ सकता, आप भी नहीं सकते, कोई नहीं तोड़। चाहे मैं कितना भी तंत्र कर लूं, चाहे किसी और डायमेंशन में मैं अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता हूं। हालांकि टेलीपोर्टेशन 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में भी पॉसिबल है विद, and we've started doing it, but not on a macro, not on a, हाँ, अभी एक हुआ भी है टेस्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्वांटम एग्जैक्टली, बट नॉट एट अ लार्ज स्केल, वो हम कर नहीं पाए। बट इन अ हायर डायमेंशन इट्स पॉसिबल, इट्स या करेक्ट। बट इन दिस डायमेंशन you cannot break the laws of physics. So, और एक एग्जांपल दे दो। अगर आप एक 500 स्टोरी की बिल्डिंग से गिरते हो, आप जिंदा भी रह सकते हो, मर भी सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप मरोगे, बिकॉज दैट इज द लॉज ऑफ फिजिक्स। करेक्ट। ये भी हो सकता है आप जिंदा रह सकते हो, जैसे वो हवाई जहाज में 11A वाला सीट रह गया, 1 बच गया, हाँ, दैट इज कॉन्ट, वो हो भी सकता, नहीं भी, एयर क्रैश हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटीज ऑफ द एयर क्रैश वाज लेस, मोर इज कि नहीं होगा, होने के बाद कोई भी नहीं बच सकता, लोग बच सकते हैं, समर के, बट एक बच भी गया। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाउएवर द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन नॉट बी ब्रोकन। सो यू हैव टू ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ फिजिक्स। और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैथमेटिकली इस दुनिया में नथिंग कैन गो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। करेक्ट। Einstein has made it clear. Nothing can go faster than the speed of light. But math says you can, physics doesn't allow. अगर possible होता कि इस दुनिया में हम स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट जाते, ये कप अगर मैं दीवार पे फेंकता और मैं स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट जा सकता, ये कप उस दीवार पे उसके पहले लगता है, इसके पहले कि मैं फेंकूं, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि द लॉज ऑफ फिजिक्स डोंट अलाउ। हालांकि मैथ्स अलाउज इट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से अगर कुछ फैल रहा है, वो बिग बैंग के बाद हमारा ये यूनिवर्स। करेक्ट। So that's what I'm trying to say. But then in a 4-dimensional world, nothing can go Nothing can move faster than speed of light. Correct. Because if it could, ये कप में फेंकने से पहले ये कप वहां पे पहुंच जाता, right? Right. Accepted. So therefore it cannot go faster because the laws of physics don't allow. Doesn't allow. Yeah. Correct. So tantra in a higher dimension, you can work with different. But you have to in this dimension work within the laws of physics. But when you work within the laws of physics, you realize कि आप बहुत सारी चीज़ों को पुश कर सकते हो, और तंत्र आपको मदद करता है उन चीज़ों को पुश करने की, ठीक उसी तरह जैसे योगा करता है, और ये साइंस है। There is nothing unscientific about it. सर, आप एस्ट्रल वर्ल्ड में मानते हो? Yes. तंत्र वही करता है? तंत्र करता है। कॉन्शियसनेस टेलीपोर्ट हो सकता है, राइट? कॉन्शियसनेस टेलीपोर्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। अब हम क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हमारे वहाँ जो हमारे इतने सारे ऋषि मुनि हो चुके, जो वाइज लोग आए, वो एक दूसरे पे डिस्टेंसेस से कम्युनिकेट करते हैं बिना किसी फ़ोन के, और इंस्टेंटली कम्युनिकेशन हो जाता है। हाउ डिड दैट हैपन?
देखो, at some level we are all connected through a consciousness and the same consciousness is within us. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. There is a quantum entanglement in all of us. Correct. हम सब quantum beings हैं, हमारे में quantum entanglement है. But we've not able to decode it. But all of our consciousness comes through the vast conscious space, and that then has helped. Then that percolates down within us, और हमारे अंदर आते हुए वो consciousness में हम उस consciousness में रहते हैं. बट हर चीज़ के अंदर, चाहे वो फूल हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है. डिफरेंट डिग्रीज में है, कॉन्शियसनेस है. एंड दैट कॉन्शियसनेस इज कांस्टेंट विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स भी कॉन्शियस है, और वो कॉन्शियसनेस और हमारे कॉन्शियसनेस में ज़्यादा फर्क नहीं. जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो, ये वैसे ही है. बिल्कुल वही है, वैसे ही काम करता है. बिल्कुल वही काम करता है. अगर आपने खुद को पहचान लिया, खुद की कॉन्शियसनेस को समझ लिया, तो आप इस यूनिवर्स की सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि इन अ सेंस द यूनिवर्स इज इन अस. हम उसी एलिमेंट से बने जिससे स्टार्स बने. करेक्ट. जो बिग बैंग के टाइम पे जो एलिमेंट्स थे जिससे स्टार्स बने थे, उसी स्टार से हम और अब बने. डार्क मैटर आज भी हमारे अंदर भी है. एब्सोल्युटली. एंड 95% ऑफ द यूनिवर्स हम अभी जानते नहीं क्या है. वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी इज, व्हिच इज 95% ऑफ द यूनिवर्स. हाउएवर, व्हेन वी कम टू अ थिंग, देखो एट सम पॉइंट बिग बैंग हुआ, उसके बाद पीरियोडिक टेबल बना. जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस या एक सेंटिएंट हुआ हाइड्रोजन, जिसके कारण हमारा यूनिवर्स बना इन अ प्रेजेंट फॉर्म. व्हाट इज इट? वी आर स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन. करेक्ट. अल्टीमेटली दिस यूनिवर्स इज स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन. एट सम पॉइंट द हाइड्रोजन became sentient and created this universe. That is the science. So all of that matter that is there is within us. It's the exact same elements. Correct. So that is the way of how consciousness does not die. It can never be destroyed. Now we अब हम इसके बारे में जब हमारे शास्त्रों में इसके बारे में पढ़ते थे, वही मैं कहना चाह रहा था. हम कितना साइंस फिक्शन की तरह साउंड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. और अब स्टीफन हॉकिंग जब ब्लैक होल्स को स्टडी करते थे, और अब भी जो वर्तमान के फिजिसिस्ट थे, ब्रायन कॉक्स पकड़ लो वगैरह, वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, खास करके जब वो ब्लैक होल में होता है. इन्फॉर्मेशन कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन लाइक एनर्जी. अगर आप एक किताब पकड़ लो, आपने उस किताब को जला लिया, उसका कार्बन आ गया, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस कार्बन के अंदर है. करेक्ट. दैट इज द इन्फॉर्मेशन. हमें फिर से नहीं आता उसको कैसे जोड़ते, वो किताब फिर से बनाए, बट जो इन्फॉर्मेशन है उस किताब के अंदर इज इन दैट. इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट्स लाइक एनर्जी. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सो जब ये चीजें हमारे शास्त्र में आज जो उसको हम साइंस कहते हैं, उसके बाद हमने साइंस फिक्शन का, और आज साइंस इसको मानता है, ये और कुछ नहीं बट क्वांटम है. एंड क्वांटम कम्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ थॉट, जिसमें तंत्र भी एक हिस्सा है, योगा भी है, अन्य हिस्से भी है, बट इट कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल कैसे बन गए. यस. तो ये जो चीज़ है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी. जो लोग कहते हैं ना धर्म से जोड़ देते हैं, वो नहीं, ये है स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि जब तक हमें क्या करना है, हमें एक अच्छा भविष्य हमारे लोगों के लिए बनाना है, और उसके लिए करने के लिए हमें हमारे रूट से कनेक्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. एक दूसरे को धर्म के आधार पे मार के, या जो आपके भाषा या रिलीजन के आधार पे या कास्ट के आधार पे मारते नहीं होगा. एक पॉजिटिवली हमारे भारत के कल्चर से कनेक्ट करते हैं, साइंस को आगे रखते हैं, उस साइंस का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स इज द MRI मशीन. वो क्वांटम है. इट इज़ अ क्वांटम मशीन, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती है. तो इन चीज़ों को एट वेरियस स्टेजेस, उन चीज़ों को मॉडर्न साइंस में लाकर, मॉडर्न रिसर्च के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वर्तमान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही मेरे हिसाब से धर्म है. और फ्यूचर भी यही है आने वाले टाइम में. वही है. हम सोचते हैं कि ठीक है, आप साइंस और रिलीजन या साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई मेल नहीं हो सकता. मैं मानता हूँ कि हो सकता है, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके कि सिर्फ ध्यान लगाने से या मेडिटेशन करने से आप ठीक हो जाओगे. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट उस मेडिटेशन में आपको कुछ सॉल्यूशंस आ सकते हैं,
जिसके कारण आप कुछ ऐसे मशीन्स बनाए जिससे दुनिया की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो या आंसर्स हो। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस जो थे वो सॉल्व्ड इन अ ड्रीम, उसका ड्रीम में आंसर आया। दो है, एक है एक जर्मन फिजिशियन ऑटो लोएवी, उनको ड्रीम्स में आया था किस तरह से केमिकल सिग्नल्स होते हैं हमारी ब्रेन के अंदर, वो न्यूरो साइंस को लेकर था, और ये 1920s में आया था। और आज हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स है देयर आर कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर ब्रेन्स, और हमारे ब्रेन सिग्नल से चलते हैं, हम जैसे कहते हैं सिग्नल्स, न्यूरो सिग्नल्स। तो न्यूरो सिग्नल्स का जो सोल्यूशन था उसको ड्रीम्स के अंदर आया था, और आज वो मान्यता है न्यूरो सिग्नल्स और एक केमिकल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। और दूसरा है एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन, उन्होंने एक बहुत 1921 या 22 की बात है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया, और उनको वो तंत्र और स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिसर थे, उनके सपने में देवी नामागिरी आई थी और वो इक्वेशन उन्होंने उनको बताया। वो इक्वेशन से उन्होंने सॉल्व किया, उसको 2012 में मान्यता मिली उस इक्वेशन को, और वो एग्जैक्टली राइट था। कहने का अंत ये है कि जब हम एक हायर स्टेट में होते हैं, थ्रू वेरियस मीन्स, कॉन्शियसनेस के माध्यम से, हमारे अंदर जब कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम उस कॉन्शियसनेस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। तो हम सब एट सम लेवल वी आर कनेक्टेड टू अ लार्जर कॉन्शियसनेस। अब वो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, चाहे वो ड्रीम में हो, मेडिटेशन में हो, किसी और कारण से हो, कॉन्शियसनेस की जो भाषा है उसको इस 4 डायमेंशनल यूनिवर्स में अगर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें सोल्यूशन मिल सकता है। करेक्ट। और मैं ये मम्बो जम्बो नहीं कह रहा हूँ, मैं इन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट करता है, और उन्होंने खुद कहा है कि ये ड्रीम में उनको आए, ये सॉल्यूशंस आए। फॉर एग्जांपल, आज हम मानते हैं कि न्यूरो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन्स में, दीज आर केमिकल रिएक्शंस या मैथमेटिकल इक्वेशंस, जिसको 2012 में मान्यता मिली। दीज हैव हैपेंड बिफोर एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू अ कॉन्शियसनेस। सर, हम एक रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। राहुल गांधी या मोदी जी, बेटर ऑडिटर कौन है? दोनों अपने अपने फॉर्म में अच्छे ऑडिटर्स हैं सर, एक चूज करना है। नहीं, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है दोनों के। हाँ, तो ठीक है। शहजाद वर्सेस तहसीन, स्मार्टर स्ट्रेटेजिस्ट कौन है? शहजाद। जो लास्ट ट्वीट आपने किया है, आज तक रिग्रेट होती है? कुछ नहीं था। घंटा में लाइफ में रिग्रेट करता हूँ। एक नेता जिसको आप चुपके से एडमायर करते हो? चुपके से क्यों, ओपनली एडमायर करता हूँ। सबको एडमायर करता हूँ, बहुत नेताओं को। किसी एक नेता का नाम लेना हो तो? ट्रम्प। इंडियन में मोदी जी को एडमायर करता हूँ, राहुल गांधी जी को करता हूँ, दोनों को करता हूँ। सोनिया जी को एडमायर करता हूँ। बहुत उन्होंने लाइफ में दिक्कत दी। मोदी जी, सोनिया जी, राहुल जी। अगर आपको एक पार्टी बनानी हो, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका क्या नाम रखोगे? इंडिया फर्स्ट। अगर आपको एक न्यूज एंकर बनाया जाए तो आप कौन सा सेगमेंट हैंडल करोगे? पॉलिटिकल? हाँ। क्यों? आप टेक्नोलॉजिकल भी बात कर सकते हो सर। हाँ, बट मुझे लगता है पॉलिटिक्स जरूरी। मैं पॉलिटिक्स में ऐसे पॉलिसी बनाऊंगा जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी में आगे, वो हमें वो सेगमेंट में को आपको समझाना था, वो ड्रीम वाला, वो मैं आपको समझाता। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या इरिटेट करता है आपको? हिपोक्रेसी, इग्नोरेंस और ट्रोलिंग? इरिटेट कुछ नहीं करता, बट हिपोक्रेसी ज्यादा, ट्रोलिंग और इग्नोरेंस। ट्रोलिंग नहीं करता? ट्रोल होते हो आप? मैं इसको ट्रोल की तरह देखता ही नहीं ना। अच्छा। लोग ऑब्वियसली सवाल पूछे कि आप पब्लिक लाइफ में, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता। तो आप कमेंट चेक करते हो अपने? मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, बट अगर कोई मैं देख लेता तो मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं हमेशा प्यार से रिप्लाई करता हूँ। आप अपना खुद से हैंडल करते हो सोशल मीडिया? हाँ, हमेशा। ठीक है। सबसे बड़ा टीम डीएम्स ने सब देखती है। अच्छा सर, सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका जो आपको लगा कभी भी आपके पूरे पॉलिटिकल करियर में, कभी ऐसा लगा है? मैं पॉलिटिक्स में गया ही नहीं, तो अब तक तो गया नहीं मैं, तो झटका लगा नहीं, बट होगा ऑब्वियसली। आप सोगे तो डाउन्स भी होंगे, वो तो एक्सपेक्टेड है। शहजाद पुणेवाला या तहसीन पुणेवाला, इन दोनों में से सबसे अच्छे डिबेटर कौन है? शहजाद, बाय फार। ठीक है। आप कंपटीशन भी नहीं है। आपके कैसे रिश्ते हैं शहजाद जी से? अच्छा है, मतलब बात नहीं करते, बट ठीक है। बात नहीं करते, पर मैंने एक देखा एक शो में बहुत अच्छी, सुशांत सिन्हा के शो में। हाँ, वो पॉडकास्ट। केमिस्ट्री तो अच्छी है आपकी। हाँ, केमिस्ट्री बढ़िया है, वो इसलिए चैनल्स चाहते भी हम डिबेट साथ में करें। करते हो आप तो? हाँ, मुझे किसी से भी डिबेट करने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। बट हाँ, उसके साथ ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। उनके साथ तो सर कभी मिलना जुलना होता है वैसे? नहीं, कभी नहीं। घर वो जब मेरा बेटा दिल्ली में आता है, उससे मिलता है। अच्छा। बट मिलना जुलना नहीं होता है। और जब अगर वो पूना कभी आए तो मॉम को मिलता है।
तो वहाँ मॉम के वहाँ जाता है। बट फ्यूचर में कभी रिश्ते सही हो सकते हैं? आई डोंट नो, फ्यूचर है, अब उसको मैं कैसे प्रेडिक्ट आई करूँ? होप कि अच्छा हाँ, आई होप सो टू, बट वो ठीक है, अब नहीं है, उसको मैं रिग्रेट भी नहीं करता हूँ, बट नथिंग, इट्स जस्ट इट इज़ हाउ इट इज़, विच इज़ गुड इन अ वे। देखो वो कितना प्रोग्रेस कर गया, बहुत सर। और यही कांग्रेस ने उसको मौका नहीं सर दिया। सोशल मीडिया पे वो इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अरे सोशल मीडिया छोड़ो, देश का एजेंडा बेचारा वही चलाता, सुबह सुबह उसका फाइट आ जाता मेरे को है। लग रहा है बीजेपी में आफ्टर सुधांशु त्रिवेदी जो आपने बोला था, ये बात बिल्कुल सही है कि उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, सुबह सुबह उठते उसका जो बाइट चलता है ना टीवी पे, मैं सोचता हूँ देश कांग्रेस चल रहा है, ये तो बीजेपी में होते रोज कांग्रेस से सवाल पूछता है, एजेंडा कांग्रेस में घुमा देता है। तो वेरी गुड यार, ऐसा करना टू गुड। सो डू यू फील प्राउड सर? ऑफ कोर्स आई फील प्राउड, मैं खुश Proud हूँ of him? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और वो क्यों, कोई भी अच्छा करे लाइफ में, सबको अच्छा करना चाहिए, अच्छा करने का हक सबका होता है लाइफ में। ठीक है, क्लोज करते हैं। जाते आते हमारे कुछ यंग लीडर हमारे जैसे, अगर हमको कभी पॉलिटिक्स में आते हैं या कभी कोई आना चाहे, कोई यंग यूथ, तो उसको क्या आप एक सजेशन देना चाहोगे? पॉलिटिक्स में आना अच्छी बात है, और यंगस्टर्स को किस आना, माइंड सेट के साथ आना चाहिए? कि स्ट्रगल तो होगा, बट अल्टीमेटली हमें एक डिफरेंस करना है, इस माइंडसेट से आना है। और ऑनेस्टली अगर आप आना चाहते हो पॉलिटिक्स में, इस माइंडसेट से आओ कि वर्तमान में भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 99% ऑफ देम, सब में बड़े बाप के बच्चे टेक ओवर कर दिए। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आप देखिए, मैंने एक लिस्ट आई, इंडिया फ्यूचर बिलियनर्स सारे बड़े बाप के बेटे थे। कितने हमारे सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं। फिर आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लो, आप वो सब छोड़ो, पेपराची भी जिनके फोटो लेते वो भी बाप के बच्चे हैं। मतलब उनका अचीवमेंट क्या है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब कितने जो मुंबई में पैप से हो, जानते होगे हमारा चेस चैंपियन कौन है? कोई नहीं आता। कितने जानते होगे हमारे कितने बच्चे की क्या अचीवमेंट्स है। तो यही चीज़ है कि इनकी मम्मी योगा करती है, इनका डैडी ने इसको वहाँ थप्पड़ मारा तो सेलिब्रिटी हो गया, तो उनके बच्चे के फोटो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसको अब ये खत्म होना चाहिए। एक चेंज लाना ज़रूरी है। बहुत डेंजरस रोड पे जा रहा है देश। अगर यही होना है तो फिर हम आज़ाद क्यों हुए? तो अगर इन्हीं को सब कुछ देना है, यही है, तो फिर मेरिट पे देश आगे क्या जाएगा? मेरिट। आप पॉलिटिकल पार्टीज देखो, फिल्म देखो, मैं ये नहीं कह रहा फिल्म में बाहर वाले नहीं आ रहे, बट 99% आप देख लो, सब बच्चे ही लॉन्च हो रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी देखो, सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में माँ बाप और उनके बाद बच्चे सभी, आप हर चीज़ में देखो, ये डेंजरस है। देश में लोग आगे जानी चाहिए बेस्ड ऑन मेरिट, ना कि वो कहाँ पैदा हुए। करेक्ट। वो कितने मेहनती है और वो कितने टैलेंटेड है, इसकी बेसिस पे आगे जाना चाहिए। क्योंकि वो किसी के घर में पैदा हो गया, इसकी वजह से वो आगे जाए, वो गलत है। और सही सोशलिज्म और वेलफेयर का मतलब ये है कि हर बच्चे को वही सुविधा मिले, वही शिक्षा मिले और वही स्वास्थ्य मिले जो एक पैसे वाले के बच्चे को मिले, और उसके बाद आगे जाने के लिए सिर्फ मेरिट क्राइटेरिया हो, ना कि आप एक लकी स्पर्म हो। दैट शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एक लकी स्पर्म है वो टैलेंटेड नहीं होता। हो सकता है रणबीर कपूर को ही देख लो आप। मैं इंडिविजुअल्स पे कमेंट नहीं करूँगा, गुड या बैड, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एट सम पॉइंट वी नीड मोर पीपल टू कम अहेड हु कैन क्रिएट अ सोसाइटी दैट इज इक्वल। हम अनइक्वल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ, अगर आप बिहार में देखो तो आप बताओ तेज प्रताप का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वाई इज ही अ लीडर? मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो, आप बात करते हो उनसे? रिसेंटली नहीं किया, ठीक है। बट अगर आप ये भी मानते हो कि तेजस्वी में कोई टैलेंट है, तो तेज प्रताप उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। करेक्ट। इस तरह की जो वो कर रहा है चुनाव के समय, क्या उसको करना चाहिए? नहीं। किस बात का घमंड है, किस बात का अहंकार है? और वो जो वीडियोस बना रहा है, उसकी वीडियो देखो, लोग आ रहे हैं उसके पैर छू रहे हैं, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाट इज ही, हु इज ही? और आजकल का भारत का जनरेशन ये कर रहा है, तो फिर हम आजाद क्यों है? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ऐसे तेज प्रताप जैसे लोगों के पैर छूने के लिए हम आजाद हुए? इज दिस व्हाट इट इज? वो जो पैर छू रहा है वो क्यों आरजेडी का नेता नहीं बन सकता? वो क्यों बिहार का बड़ा नेता नहीं बन सकता? वो क्यों देश का बड़ा नहीं? ये तेज प्रताप, इसकी ऑनेस्टली मेरे को बताओ, इसका तेज प्रताप के साथ आप कौन से टॉपिक पे, तेज प्रताप और मैं अगर बात किया, कौन से टॉपिक पे मैं साथ बात नहीं बात कर सकते सिवाय जोक्स मारना, जोक्स क्रैक करना, उसके लिए वो नेता बन गया। सो दिस हैज टू एंड। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। कंट्री हैज टू गो फॉरवर्ड। ये देश हमारा देश है, तो वी हैव टू लुक एट दैट। अब वक्त आ गया है कि हम जैसे यूथ जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें इस देश में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में सच में इनइक्वालिटी है। अगर
इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में नहीं बदलेंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं बन सकता है। आप खुद सोचो ना, हम इस देश में क्या कर रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो किस प्रदेश से आ रहा है इस नाम पे लड़ते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, इंसानियत के बारे में बात भी नहीं करते। तो वक्त आ गया है इस देश में चेंज लाने के लिए, हम आगे बढ़े। हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, हम जैसे यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, अपनी नई सोच के साथ आगे आओ और ये पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो सपोर्ट बनने के लिए आपको एक चेंज बनना पड़ेगा। तो आज का ये पॉडकास्ट मेरे को लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। ये सीज़न 2 था। सीज़न 2 के पहले एपिसोड में हमारे साथ थे तहसीन पुणेवाला जी, और इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।